नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 20 अक्टूबर से लगाकर 13 नवंबर के मध्य देश भर में किस प्रकार मौसम रहने की संभावनाएं हैं, जिसमें टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। सबसे पहले जो चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बनने वाला है, उस सिस्टम के ट्रैक को लेकर जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उस सिस्टम की मैक्सिमम इंटेंसिटी किस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं, वह चक्रवाती तूफान भारत के किन राज्यों पर लैंडफॉल कर सकता है और कहां-कहां उस सिस्टम के प्रभाव से भारी से अति भारी तो किन क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है, और उस सिस्टम का मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार प्रभाव रहेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसमी सिस्टम उभरने की संभावनाएं बनेंगी नवंबर माह में, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, उन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार देखने को मिलेगा। बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां किस प्रकार उन पश्चिमी विक्षोभों के साथ भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो तापमान की स्थिति देश भर में अगले 25 दिनों के दौरान किस प्रकार रहेगी, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में बने हुए लो प्रेशर एरिया की। तो फिलहाल आप यह मैप देख रहे हैं, यह मैप है 20 अक्टूबर से लगाकर 31 अक्टूबर के लिए। तो इस मैप में बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन दिखाया जा रहा है। फिलहाल उस सिस्टम की स्थिति की बात करें तो जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में री इंटेंसिफाई होने वाला है, वह सिस्टम अभी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पूर्वी भागों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में स्थित है, जिसकी वजह से डीप कन्वेक्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और आसपास के क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। यह सिस्टम अगले 24 घंटों के दौरान इसी क्षेत्र के आसपास एक निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। उसके बाद यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों के आसपास आकर लगभग 21 अक्टूबर की शाम रात्रि के आसपास एक डिप्रेशन की कैटेगरी में सिस्टम बदलने की संभावनाएं इस सिस्टम की रहेगी। उसके बाद यह सिस्टम 22 अक्टूबर को एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह उस क्षेत्र के आसपास आकर थोड़ा सा तेजी से इंटेंसिफाई भी कर सकता है, क्योंकि फेवरेबल फैक्टर्स हैं। सी सरफेस टेम्परेचर भी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास है, जो कि एक वेरी फेवरेबल फैक्टर है साइक्लोन फॉर्मेशन को लेकर। तो उस क्षेत्र के आसपास वर्टिकल विंड शेयर भी लगभग मॉडरेट के आसपास रहने के चांसेस है। तो इस सिस्टम को मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास आकर इतने फेवरेबल फैक्टर्स मिलेंगे कि हो सकता है ये थोड़ा तेज़ी से इंटेंसिफाई करके सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाए लगभग 23 अक्टूबर के आसपास। और थोड़े बहुत चांसेस इस सिस्टम के वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बनने के हैं। हालांकि अभी सभी मॉडल्स को देखा जाए तो लगभग GFS मॉडल को छोड़कर सभी मॉडल्स इस सिस्टम के ट्रैक को ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ दिखा रहे हैं, और एक GFS मॉडल है जो इस सिस्टम का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल में दिखा रहा है। ज़्यादातर मॉडल्स इस सिस्टम को ओडिशा से लगाकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ लेकर जा रहे हैं। और सभी मॉडल्स का देखें तो ये सिस्टम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। सभी मॉडल्स इसको लेकर कन्फर्मेशन दे रहे हैं, और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेकर भी GFS मॉडल, नेवजेम और CMC समेत कुछ मॉडल संकेत दे रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह सिस्टम मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास आकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा, जो कि इसी क्षेत्र के आसपास से जब जैसे जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर आगे बढ़ेगा, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है 23 और 24 अक्टूबर के आसपास। अब इस सिस्टम के ट्रैक के बारे में बात की जाए तो यह सिस्टम आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, ध्यान से सुनिएगा, श्रीकाकुलम से लगाकर जो ओडिशा के बालासोर के बीच वाले इलाके हैं, इन क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम के लैंडफॉल करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है एज अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ऐसी संभावनाएं काफ़ी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। इन क्षेत्रों में इस सिस्टम के लैंडफॉल होगा लगभग 24 अक्टूबर की रात्रि से लगाकर 25 अक्टूबर की दोपहर के बीच। इस चक्रवाती तूफान का आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से ओडिशा के बालासोर के बीच वाले इलाकों में लैंडफॉल होने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी 23 अक्टूबर से ही हो जाएगी। जब यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ना शुरू करेगा तो 23 अक्टूबर से जो बिहार के दक्षिणी भाग होंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी तथा झारखंड के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी
होने लग जाएगी और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में 23 अक्टूबर की रात्रि और 24 अक्टूबर की सुबह से झारखंड के दक्षिणी भागों में शुरू हो जाएगी। और जो उड़ीसा के क्षेत्र होंगे वहां 23 अक्टूबर की रात्रि से ही कोस्टल इलाकों में कटक, पुरी, पारादीप, भुवनेश्वर और आसपास के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी बारिश के रूप में शुरू हो जाएगी और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर तो हवाओं की गस्टिंग 60 किलोमीटर तक उड़ीसा के कोस्टल इलाकों में 23 अक्टूबर की रात्रि और 24 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे यह सिस्टम 24 अक्टूबर की दोपहर के आसपास भारत के कोस्टल इलाकों के और नज़दीक पहुंचता जाएगा एज अ सीवियर साइक्लोन और अ वेरी सीवियर साइक्लोन, तो जो 24 अक्टूबर की दोपहर से होगा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से लगाकर कांकेर, इसके अलावा रायपुर और जो जितने भी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से लगाकर दक्षिणी भाग होंगे वहाँ भी बादलों की आवाजाही बहुत पार्ट्स में बढ़ जाएगी और अच्छी खासी बारिश 24 अक्टूबर की दोपहर के आसपास से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी मध्य इलाकों में भी शुरू हो जाएगी। ठीक इसी दौरान जो ओडिशा के कोस्टल और सेंट्रल इलाके होंगे जिसमें भुवनेश्वर, कटकपुरी, पारादीप और झारसुगुड़ा से लगाकर जो हम बात करते हैं भद्रक, बालासोर के क्षेत्र में भी भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है 24 अक्टूबर की दोपहर से 26 अक्टूबर की सुबह के बीच रहेगी। और जब इस सिस्टम का लैंडफॉल हो रहा होगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों में जिसकी संभावना है भी सबसे ज़्यादा है, तो उस समय जो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इसके अलावा जो दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है और गस्टिंग में 140 किलोमीटर से 145 किलोमीटर तक हवाओं के झोंके ओडिशा के जिन क्षेत्रों की तरफ यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा उन क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। अभी एग्जैक्ट लोकेशन इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के लैंडफॉल की बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी और जैसे ही IMD अपना साइक्लोनिक स्टॉर्म का मैप जारी करेंगे तब आपको पोस्ट के माध्यम से ज़रूर जानकारी दी जाएगी। फिलहाल ओडिशा के क्षेत्रों को सतर्क रहने की ज़रूरत है ओडिशा के लोगों को, क्योंकि ओडिशा के क्षेत्रों में एक चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है और ओडिशा में 24 से 26 अक्टूबर के मध्य भारी से अति भारी तो कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियों की वजह से जल भराव या बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। और जैसे जैसे यह सिस्टम 26-27 अक्टूबर को भारत के अंदरूनी भागों की तरफ पहुँचेगा तो जो मध्य प्रदेश के जबलपुर से लगाकर मांडला, बालाघाट और दक्षिण पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके होंगे, इसके अलावा महाराष्ट्र के नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत जो महाराष्ट्र के अंदरूनी और उत्तर पूर्वी भाग हैं, इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी मध्य इलाके, छत्तीसगढ़, झारखंड के भी कई क्षेत्रों में 25 से 28 अक्टूबर के मध्य अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र से लगाकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश भी इस सिस्टम के प्रभाव से होने की संभावना है और लगभग 40 से 50 तो कुछ इलाकों में 60 किलोमीटर तक हवाओं के झोंके महाराष्ट्र और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार इस सिस्टम का ट्रैक रहने की संभावनाएं हैं और जब यह सिस्टम महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य इलाकों और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र के आसपास अगर पहुंचता है तो उसका प्रभाव की वजह से जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग हैं, उत्तर पश्चिमी भाग, इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी इलाके और गुजरात के क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है तथा बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना है 26 से 28 अक्टूबर के मध्य इन क्षेत्रों में भी बन सकती है अगर उस सिस्टम के आउटर बैंड्स इन क्षेत्रों की तरफ भी पहुँचते हैं। इसके अलावा जो अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है वह ओमान के दक्षिणी भागों और यमन के क्षेत्रों की तरफ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पहुंच जाएगा और इसके इनडायरेक्ट असर की वजह से अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात, दक्षिणी मध्य राजस्थान यानी कि उदयपुर, कोटा, जोधपुर संभाग के दक्षिणी भाग, इसके अलावा गुजरात के जो दक्षिणी मध्य इलाके हैं इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है। कुछ स्थानों पर राजस्थान के दक्षिणी मध्य भागों में ठीक ठाक बारिश हो सकती है और जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग हैं इसके अलावा हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ बूंदाबांदी बौछार होने की संभावनाएं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बन रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 2 दिनों के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने वाली है जिसका असर 22 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में शुरू हो जाएगा और 23, 24 और 25 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां लेह लद्दाख से लगाकर मध्यम से तेज बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भागों में जम्मू कश्मीर के ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। वहीं पहलगाम से लगाकर जो श्रीनगर और उसके उत्तरी भाग है वहाँ बर्फबारी भी हो सकती है अच्छी खासी। तो जिनको भी बर्फबारी का आनंद उठाना है वह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जा सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के उत्तरी मध्य इलाके और उत्तराखंड के भी उत्तरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी कुछ स्थानों पर 24 और 25 अक्टूबर को होने की संभावनाएं इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रहेगी। पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, मोहाली और आसपास के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मौसम बदल सकता है तथा 1-2 इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ 24 अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकती है जिसके बारे में लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा 28 से 31 अक्टूबर
अक्टूबर के मध्य भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसका विशेष असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहां कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसका प्रभाव मैदानों में भी होने की संभावनाएं हैं। उत्तर पश्चिम राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के उत्तरी इलाकों, इसके अलावा भटिंडा और श्री मुक्तसर साहिब, पठानकोट, मोहाली, चंडीगढ़, रूपनगर, नवांशहर, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, अंबाला और इन क्षेत्रों में भी उस समय अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों के रूप में इस पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन सकती है, जिसके बारे में लगातार जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनेगा, उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ पर ही मेन फोकस किया जाएगा। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि 20 से 31 अक्टूबर के मध्य पूर्वी मध्य भारत के कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होगी और तेज हवाएं भी इस दौरान चलेगी, जिसकी वजह से धान की फसल को नुकसान हो सकता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी आंशिक असर इस सिस्टम का देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में लगातार आपको पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट होगी और लगभग इस माह के अंतिम दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें विशेषकर 6 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच पंजाब के क्षेत्र में न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं 1 नवंबर से 13 नवंबर के बीच मौसम पूर्वानुमान की। तो इस समय अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 2 पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। 4 से 7 नवंबर के मध्य आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। और 9-10 अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास से आगे उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी और मैदानों में अच्छी बारिश होने की संभावना है उस पश्चिमी विक्षोभ से बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में आगे जानकारी देंगे, क्योंकि अभी यह लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। अभी इसके लिए कुछ भी कहना संभव नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की तारीख दी गई है वह लगभग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उन्हीं तारीखों के आसपास आएंगे, लेकिन उनके प्रभाव में कुछ बढ़ोतरी या घटत आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 13 अक्टूबर से लगाकर 24-25 अक्टूबर के मध्य दोनों ही समुद्रों में एक बार फिर से सिस्टम उभरने की संभावनाएं हैं। एमजीओ का स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखाई दे रहा है। एमजीओ की स्ट्रॉन्ग पल्स इंडियन ओशन में उस समय अवधि के दौरान आ सकती है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों उस समय अवधि के दौरान 12 नवंबर के बाद सक्रिय हो सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 12 नवंबर के बाद 30 नवंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 2 से 3 सिस्टम उभर सकते हैं, जो कि 2 मेजर साइक्लोन बन सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में हम बात करते हैं 15 से 27 नवंबर के मध्य एक मेजर साइक्लोन का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जो कि एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। अभी ऐसी संभावनाएं काफ़ी प्रबल बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उस दौरान एमजीओ का काफ़ी सपोर्ट इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है, जो कि एमजीओ बारिश की गतिविधियां और ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में मदद करता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। उस दौरान अगर इसी प्रकार एमजीओ का सपोर्ट रहता है, केल्विन वेव, रूसबी वेव और सी सरफेस टेम्परेचर भी उस दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य भागों में 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यह सभी फेवरेबल फैक्टर्स उस समय अवधि के दौरान रहेंगे। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उस लगभग 13 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य कह सकते हैं 2 से 3 ट्रॉपिकल सिस्टम उभर सकते हैं, जिनका असर भारत के कई राज्यों में अति भारी या फिर अत्यंत भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि यह लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और इसमें थोड़े बहुत बदलाव भी आने वाले समय में हो सकते हैं, जिसके लिए आपको लगातार द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा आगे आने वाले दिनों में जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल ओडिशा के क्षेत्रों को, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों को अभी जो वर्तमान में चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है, उसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत उन क्षेत्रों के लोगों को रहेगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप समझ लेना, मैं हिंदी में बता देता हूँ। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान 21 से 25 अक्टूबर के मध्य बनेगा, जो कि एक सीवियर साइक्लोन या फिर कुछ समय के लिए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, जिसके बारे में लगातार आगे जानकारी वीडियो में दे दी गई है। और उस सिस्टम के लैंडफॉल की बात की जाए तो उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा में उस सिस्टम के लैंडफॉल करने की संभावना 70% है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में 30% संभावना है उस सिस्टम के लैंडफॉल की रहेगी। थर्ड पॉइंट है, 13 नवंबर के आसपास से आगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में मजबूत ट्रॉपिकल सिस्टम उभरने की संभावना है, और विद द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एमजीओ, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी है कि एमजीओ का सपोर्ट भी उस दौरान काफ़ी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं 13 नवंबर के आसपास से आगे बनती हुई प्रबल नज़र आ रही है। इसके अलावा कुछ पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्र में प्रभाव डालते रहेंगे, यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ अभी आने वाला है 23 से 26 के मध्य, फिर 28 से 31 के मध्य, 4 से 7 नवंबर के मध्य,
इन सभी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों और मैदानों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में जारी रहेगी, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में इस माह के अंतिम दिनों से गिरावट होने की संभावनाएं बनेंगी। इस प्रकार समरी दे दी गई है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।